भारतीय इतिहास की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ भागों में बांट के हम उसका अध्ययन करेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, उसका काल, उसका नामकरण, उसका उद्भव, उसकी विशेषता, उसका विस्तार और उसके पतन के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात खोज के बारे में करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यानी सबसे पहले वह व्यक्ति जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी, उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। ब्रिटिश काल में 1826 के आसपास में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति सर्वप्रथम जब लाहौर जाता है तो उसे इस सभ्यता के बारे में जानकारी होती है। वह यह पता करने में तो अक्षम होता है कि यह सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, परंतु सबसे पहले उसने इस संबंध में अपनी जानकारी नैरेटिव ऑफ द जर्नी नामक बुक के अंदर प्रकाशित की थी। 1856 के आसपास में जब कराची से लेकर लाहौर तक जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो उस समय खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। उन ईंटों को बर्टन ब्रदर्स यानी जॉन बर्टन और विलियम बर्टन द्वारा प्राप्त किया गया था। उसके पश्चात इस सभ्यता के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा रिसर्च की गई, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से ही भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है। और बात करते हैं सर जॉन मॉर्सन की। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जब इन्हें निदेशक बनाया जाता है, तब 1921 में इनके निर्देशन में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा, तो उन व्यक्ति का नाम है पिंगट। कई बार क्वेश्चन में इनकी रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं सभ्यता के कालखंड को लेकर। इस सभ्यता का कालखंड निर्धारित करने में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जिसमें बहुत प्रचलित अगर मत की बात करूं तो सर जॉन मॉर्सन का मत आता है, जिनमें उन्होंने इसकी कालखंड को 3250 से लेकर 2750 बीसी के आसपास बताया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति की, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका कालखंड 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी के आसपास निर्धारित किया गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके आधार पर पुरातात्विक अवशेषों की जांच की जाती है और उनकी आयु को निर्धारित किया जाता है। बात करते हैं सिंधु घाटी के नामकरण को लेकर। तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का इस नदी के किनारे पर मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। जब धीरे धीरे खोजें आगे बढ़ी, तब कुछ और नदियों के किनारे भी इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों का पता लगाया गया और उसी क्रम के अंदर जब सरस्वती नदी के किनारे इस क्षेत्रों का पता लगा, तब इसे नाम दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। सरस्वती नदी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहती थी और उस किनारे पे कुछ सभ्यताओं के पता लगने के बाद इस सभ्यता का नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी किया गया। एक नाम और प्रचलित है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा था और इस हड़प्पा के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर, तो अलग अलग विद्वानों का इस संबंध में अलग अलग मत है। कुछ इसे विदेशी मानते हैं और कुछ इसे स्थानीय मानते हैं। अगर हम बात करें विदेशी मत को लेकर, तो मॉर्सन, सर जॉन मॉर्सन, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और डीडी कोसंबी का यह मानना है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है,
यानी इनका यह मानना था कि मेसोपोटामिया से जो लोग थे वो वहां भारत में आकर इस सिंधु नदी के किनारे आके बस गए और मूलतः ये निवासी सुमेरियन थे। अगर बात करते हैं स्थानीय मत को लेकर तो राखालदास बनर्जी ये मानते हैं कि स्थानीय थे और ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित थे। एक मत और आता है आर्यन प्रजाति से लेकर, तो उस मत के समर्थक है डॉक्टर टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप। इनका मानना है कि मूलतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्यन प्रजाति से संबंधित थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि यह सभ्यता इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है, तो यह सभ्यता इतिहास के आदि ऐतिहासिक खंड से संबंधित आती है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक, सेकंड आदि ऐतिहासिक और थर्ड होता है ऐतिहासिक। संस्कृति और सभ्यता का वह खंड जहां हमें न तो लिखित प्रमाण मिले हैं, सिर्फ पुरावशेषों पे ही बेस्ड है, तो इस कालखंड को हमें प्राक सभ्यता के रूप में रखते हैं। जैसे आदि मानव का काल, वहां हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सिर्फ पुरावशेषों की जानकारी से ही हम इस सभ्यता को अध्ययन करते हैं। तो यह कालखंड आता है प्राक ऐतिहासिक के अंदर। अगर मैं बात करता हूं आदि ऐतिहासिक के अंदर, तो यानी हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु इन साक्ष्यों को हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है, यानी जो लिपि मिली है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। और अगर मैं ऐतिहासिक कालखंड की बात करता हूं तो संस्कृति और सभ्यता का वह कालखंड जिसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जिन्हें हमारे द्वारा पढ़ा भी गया है, तो वह कालखंड आता है ऐतिहासिक। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहां हमें लिपि मिली है परंतु वह लिपि भाव चित्रात्मक है और उसके द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। अतः यह कालखंड आदि ऐतिहासिक कालखंड से संबंधित है। बात करें कि यह सभ्यता किस धातु युग से संबंधित है, तो यह सभ्यता इतिहास के कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग से क्योंकि अगर हम इतिहास को अगर धातु की खोज करने व्यवस्थित करें तो सर्वप्रथम जिस धातु की खोज की गई थी वह था तांबा। तांबे के पश्चात कांसे की खोज की गई और कांसे के पश्चात आया लोह युग, यानी जहां पे जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे। तो यह सभ्यता जो आती है कांस्य युगीन है, अर्थात यहां के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। बात करें यह सभ्यता मूलतः एक शांतिप्रिय सभ्यता थी और बेसिकली यह व्यापार प्रधान आधारित सभ्यता थी। यहां के लोग सुमेरियन लोगों से अपना व्यापार करते थे और मिस्र के लोगों से भी अपना व्यापार कंटिन्यू करते थे। बात करें विस्तृत सभ्यता, यानी अगर हम बात करें कि इस सभ्यता के बारे में इसके विस्तार को लेकर, तो समकालीन सभ्यताओं में इसके साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी। यानी अगर हम मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता को संयुक्त रूप से जोड़ लें तो उससे भी 12 से 13 गुना इस सभ्यता का ज्यादा विस्तार था। बात करते हैं लिपि को लेकर, इस सभ्यता की लिपि कैसी थी। इस सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस सभ्यता की लिपि को अभी तक हमारे इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। बात करें यहां के समाज के स्ट्रक्चर को लेके या यहां के परिवार को लेके, तो यहां पे परिवार मातृसत्तात्मक था। अगर हम वर्तमान में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहां पे जो समाज था वह मातृसत्तात्मक परिवार था। यहां की राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें क्लियर जानकारी प्राप्त नहीं होती है क्योंकि यहां की लिपि को हमारे द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हमें जो कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह सभ्यता संभवतः इस सभ्यता में पुरोहितों का शासन था। अगर बात करें नगर नियोजन की तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका नगर नियोजन, क्योंकि इनके घर जो थे वह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और घरों के पास अगर बात करें तो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को यहां पे समकोण पर काटती थी और घर एक दूसरे के आमने सामने यानी सुव्यवस्थित घर बनाए गए थे। प्रत्येक घर के अंदर हम बात करें तो जल निकासी व्यवस्था
बिल्कुल सुव्यवस्थित थी। प्रत्येक घर की जो नाली थी वह बड़े नाले के अंदर खुलती थी और वह बड़ा नाला किसी और बड़े नाले में खुलता था। नालियां एक दूसरे से बिल्कुल समतल पे काटती थी और नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाया गया स्नानागार, अन्नागार कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सुनियोजित नगर व्यवस्था थी और उस समय की टाउन प्लानिंग का बेहतर उदाहरण थी। बात करते हैं यहाँ की धार्मिक स्ट्रक्चर को लेके। तो यहाँ पे अगर हम धार्मिक स्ट्रक्चर को लेके देखें तो ये बहुत देववाद में विश्वास करते थे। ये प्रकृति पूजक थे, किसी एक देवता को नहीं मानते थे। यहाँ के लोग योग में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो से एक हमें मोहर प्राप्त होती है। उस मोहर के अंदर आदि शिव की चित्र का अंकन किया गया है, जिसे सन जॉर्ज मार्शल द्वारा आद्य शिव यानी पशुपतिनाथ की मोहर माना गया है। अगर हम बात करें इस सभ्यता के विस्तार को लेकर तो यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकार में व्यवस्थित थी, क्योंकि अगर हम इस सभ्यता के अगर कहीं न कहीं मैप को देखते हैं तो सबसे उत्तर में जो इस सभ्यता का क्षेत्र मिलता है वह है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और अगर इसी क्षेत्र के हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी छोर पे आलमगीरपुर गांव पड़ता था। वह उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित था। इस सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी छोर है वह छोर दिमाबाद में स्थित है। यह महाराष्ट्र में गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा, उसके तट पर स्थित था। अगर इस सभ्यता के हम सबसे पश्चिमी क्षेत्र को देखें तो वह है सुक्का गेंडोर। सुक्का गेंडोर जो था वो पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, और दास्क नदी के किनारे स्थित था। अगर हम और क्षेत्रों को बात करें, घाटी क्षेत्र के पंजाब में स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के ऊपर, तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो सिंधु पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रांत के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान आता है हड़प्पा। और कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हड़प्पा भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह सिंधु की एक सहायक नदी रावी के तट पर स्थित है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें सिंध प्रांत को लेकर, तो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट के दाएं भाग में स्थित है मोहनजोदड़ो। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के दक्षिणी छोर पे, तो वहां पे हम पाते हैं बलूचिस्तान प्रांत, और बलूचिस्तान में इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है सुक्का गेंडोर। अगर इस सभ्यता का अगर हम क्षेत्रफल को देखते हैं तो इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में कई सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों को खोजा गया है। अभी अगर देखा जाए तो लगभग 17 से 18 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिल चुका है। लेकिन उस समय के अगर हम एनसीईआरटी को फैक्ट को देखते हुए चले तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का क्षेत्र था। अगर इसके महत्वपूर्ण नगरों को हम देखें तो 7 महत्वपूर्ण नगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिलते हैं। सबसे पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदुरु, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदुरु पाकिस्तान में स्थित है और लोथल और धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। बात करते हैं कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है और बनावली हरियाणा में स्थित है। अगर इस सभ्यता के पतन के कारणों के ऊपर हम चर्चा करें, सभ्यता के पतन के ऊपर, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। गॉर्डन चार्ल्स और व्हीलर मानते हैं कि सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ था, और जबकि डॉक्टर एसआर राव और जॉन मार्शल मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत का प्रमुख कारण था बाढ़ का आ जाना, यानी नदियों का अपने प्रवाह को चेंज कर लेना। अगर अमलानंद घोष की बात मानते हैं तो इनका मत यह है कि जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के अंत का महत्वपूर्ण कारण था, और अगर यूआर कैनेडी की माने तो वो प्राकृतिक आपदा को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, और आने वाले वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।